गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 14 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ बेसिकली जो हमने कल देखा था कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो है AI-171 जो अहमदाबाद में क्रैश हो गई और जिसमें कम से कम 241 पैसेंजर्स जो है वो उनकी डेथ हो गई। और अभी 28 घंटे बाद जो है ये ब्लैक बॉक्स जो है रिकवर हुआ है फ्रॉम द रूफ ऑफ द हॉस्टल। ठीक है, तो अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और डीएनए आइडेंटिफिकेशन हो रहा है बॉडीज़ का। डीएनए आइडेंटिफिकेशन जिसमें 6 लोग की पहचान हो गई है। बाकी जो 251 जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग चल रही है ना। और जो एयरक्राफ्ट है उसमें बेसिकली 1.25 लाख लीटर एविएशन फ्यूल भी बचा हुआ था, है ना। और उसके विंग फ्रैगमेंट्स और जो इंजन सिर्फ रिकवर हो पाए हैं, बच पाए हैं। और पीएम मोदी ने भी विज़िट किया, जो अकेले सर्वाइवर हैं विश्वास कुमार रमेश जी, और अन्य जो घायल हैं उनसे मिले। तो अब डीजीसीए ने इसको देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं एयर इंडिया के लिए कि फ्यूल पैरामीटर्स अपने और इंजन चेक्स जो है वो बेसिकली देखने होंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम और ऑयल सिस्टम की जांच करनी होगी। फ़्लाइट कंट्रोलर इंस्पेक्शन हर ट्रांजिट के टाइम पे चेक करना होगा। पावर एश्योरेंस चेक करना होगा। ये सारी गाइडलाइंस जो है वो इशू किए हैं डीजीसीए ने। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? बेसिकली ब्लैक बॉक्स जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल होता है। ये जितनी भी फ़्लाइट की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो पायलट और के बीच बातचीत रिकॉर्ड करता है ना। प्लेन क्रैश होने पे इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट डिवाइस माना जाता है। जैसे प्लेन की स्पीड को मेज़र रिकॉर्ड करता है, ऑल्टीट्यूड किस ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूल लेवल क्या है ना। और पायलट और को पायलट के बीच में क्या कन्वर्जेशन हो रही है, कॉकपिट में जो भी साउंड आ रही है, अलार्म, इंजन नॉइज़ को रिकॉर्ड करता है। ये सारी चीज़ें काम करता है ब्लैक बॉक्स। ये बेसिकली फायर प्रूफ होता है और जो वाटर प्रूफ होता है, और इसका एक्चुअल कलर ऑरेंज होता है ना, ताकि अगर खो जाए तो फिर उसमें ढूंढने में आसानी होती है। और क्रैश रेजिस्टेंट मेमोरी होती है जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में भी सेफ़ रहती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इसराइल ने जो है ईरान पर ज़बरदस्त अटैक किया है, और वो भी उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जिसका नाम है नतान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी। तो एक बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। वॉर प्लेन और ड्रोन्स का यूज़ किया गया जो पहले से ईरान के अंदर स्मगल किए जा रहे थे। और अटैक का बेसिकली गोल था कि एटॉमिक बॉम्ब जो है बनाने से पहले ईरान के क्रिटिकल साइंटिस्ट और जनरल को एलिमिनेट करना। और तो ये बेसिकली जो मोसाद है उसने पहले से, जो इज़राइल की एजेंसी है, उसने पहले से एक्सप्लोसिव ड्रोन्स ईरान में जो है वो लगा दिए हैं, है ना। और अटैक में लगभग 200 इजरायली एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। तो ईरान का रिस्पांस भी यही रहा। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, है ना। और हाई राइज बिल्डिंग में जो है आग और लोग फंसे हुए हैं। फायर फाइटर्स रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं वहाँ पे इजराइल में भी। तो अब इसमें बेसिकली ईरान के 3 टॉप जनरल भी मारे गए हैं इस अटैक में। और ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो जो है अमेरिका को पहले से पता था, कुछ डिप्लोमेट्स को इराक से हटा लिया गया। और तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर डेंजर को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजिक और डेडली एयर स्ट्राइक किया है जिसका ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ये सिचुएशन फुल ब्लोन वॉर में भी बदल सकता है, ऐसा बोलना है इसमें। फिर यहाँ एक स्पेन के द्वारा एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, गाज़ा सीज़ फायर रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इसमें इंडिया ने बेसिकली इसमें एब्सटेन किया है ना, वोटिंग में। और ये 4th टाइम किया है इन 3 ईयर्स। तो टोटल 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 149 ने सपोर्ट किया और 19 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया। ठीक है, तो एब्सटेन करना मतलब ना हाँ करना ना करना। बेसिकली जो है उसमें आप कोई भी न्यूट्रल स्टैंस रहता है आपका, है ना। और यूएस और इजराइल ने अगेंस्ट में वोटिंग किया। तो इंडिया का स्टैंड यही है कि हम गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से डीपली कंसर्न है, पर वोट एब्सटेन करना एक कंटिन्यूटी है, ऐसा बोलना है। और
इंडिया ने पहले भी 2022, 23, 24 में यूएन के रेजोल्यूशन में इजराइल के ख़िलाफ़ वोट से बचता है, स्पेशली जब इजराइल पर ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात थी। तो अब इसमें इंडिया का बार बार एब्सटेन करना दिखाता है कि जो है गवर्नमेंट इजराइल पर क्रिटिकल रेजोल्यूशन में वोट देने से थोड़ा सा बच रहा है, जबकि पहले जो है इंडिया का स्टैंस जो पैलेस्टीन के फेवर में होता था। और ये शिफ्ट स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी और ग्लोबल प्रेशर का नया सिग्नल बताया जा रहा है ना। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे मेक डिजिटल लिटरेसी पार्ट ऑफ करिकुलम टू कर्ब ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ स्टडी। तो अभी एक स्टडी हुआ केरला में ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कर्नाटका, और इसमें बेसिकली जो नेचर और प्रेवलेंस है इसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन उसको समझने के लिए, तो मेन फाइंडिंग्स इसकी यही रही कि जो है कोविड-19 के बाद जो है ऑनलाइन रिस्क का एक्सपोजर बच्चों में बढ़ गया है, और पेरेंटल जो सुपरविज़न है, टीचर ट्रेनिंग और डिजिटल लिटरेसी को ज़रूर माना गया कि उसके बाद बढ़ा है। और सोसाइटी में स्टिग्मा और अंडर रिपोर्टिंग जो है बहुत ज़्यादा इन केसेस का है ना, अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो अब ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो है जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ऑनलाइन वर्ल्ड में होने वाले जो सेक्सुअल अब्यूज़ या उससे बचने के लिए एजुकेशन सिस्टम है ना, और पेरेंट ड्यूटी प्लस कम्युनिटी तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं। तो बेसिक फॉरेस्ट राइट एक्ट पहले देख लेते हैं। क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली इसमें 4 राइट्स दिए जाते हैं जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ होती हैं उनको फॉरेस्ट राइट देता है। फिर जो इसमें फर्स्ट राइट बेसिकली है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट। इसमें रहने वाले जो वहाँ के इंडिविजुअल्स या परिवार को जो है फॉरेस्ट में रहने वाले इंडिविजुअल्स या परिवार को दिया जाता है जिन्हें फॉरेस्ट लैंड पे जनरेशन से अपना वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। तो ओनरशिप कितनी मिलती है? ओनरशिप उनको मिलती है अप टू 4 हेक्टेयर्स। ठीक है। और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी देते हैं। ये जो राइट है वो बेसिकली जो ग्राम सभा है उसको मिलता है, और जंगल के जो है जो है एक साथ उसको यूज़ करने के लिए उसको मिलके फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे लकड़ी, महुआ, तेंदू पत्ता, हनी उसको कलेक्ट करना, सेल करने का राइट, वाटर बॉडीज़, ग्रेजिंग राइट्स है ना, ये सब राइट्स मिलते हैं उनको। फिर उसके बाद में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स भी मिलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, अपने फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं और अपने फॉरेस्ट गवर्नेंस सिस्टम बनाना, फॉरेस्ट एरिया को मैनेजमेंट और कंजर्वेशन है ना। और फिर उसके बाद में इनका होता है कि राइट ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, कि अगर किसी प्रोजेक्ट के कारण जो है ट्राइबल लोगों को जंगल से हटाया गया हो तो उन्हें कंपनसेशन प्लस फॉरेस्ट राइट मिलना चाहिए। जैसे ऑल्टरनेटिव लैंड हो गई, लाइवलीहुड हो गया, रिहेबिलिटेशन पैकेज हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बाद लागू होता है। तो ये बेसिकली जो है होता है कि यूज़ के लिए होता है, प्रोडक्ट्स के ग्रेजिंग के लिए है ना, और ये जो होता है वो फॉरेस्ट एरिया के मैनेजमेंट के लिए बेसिकली है ना। तो ये 4 राइट्स मिलते हैं बेसिक। न्यूज़ में चेंजेस क्या हैं बेसिकली कि जो है अब पहले 2006 में ये कानून बना था, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उनको जंगल पे फॉरेस्ट राइट देता था। तो लास्ट 19 ईयर्स से क्या हो रहा था कि जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरेटरीज़ करती थी। बट अब ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग तक लिमिटेड रहता था। ठीक है, ट्रेनिंग करता था और मॉनिटरिंग करता था। अब नया क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फंड प्लस स्ट्रक्चर बताया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये काम हो रहा है बेसिकली जो एक स्कीम है हमारी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के थ्रू है ना। और इसमें बेसिकली जो 18 स्टेट्स हैं, 18 स्टेट्स उसमें 324 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और 17 स्टेट्स में स्टेट लेवल जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल सैंक्शन हो चुके हैं। और हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेल्स हैं
उनको जो है फंडिंग मिलेगी लगभग 8.7 हर सेल को 8.67 लाख, और स्टेट लेवल के जितने भी हैं उनको 25.85 लाख सेंट्रल फंडिंग मिलेगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे बेसिकली, ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स जो है सिर्फ पेपर वर्क और डेटा मैनेजमेंट, पेपर वर्क प्लस डेटा मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, और ग्राम सभा और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जैसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। और एक्टिविस्ट लोगों का क्या कंसर्न है इसमें बेसिकली कि जो है वो बोल रहे हैं कि जो है एक ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स हैं ये पैरेलल सिस्टम बनाएगा, पैरेलल सिस्टम क्रिएट करेगा जो असली जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लॉ के प्रोसेस से बाहर है, और डर है कि किसी ग्राम सभा या लोकल अथॉरिटी की पावर कम ना हो जाए इससे, है ना। और लगभग इसमें जो क्लेम्स हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के उसमें भी 14.45% अभी पेंडिंग है, और 42% जिसमें से रिजेक्टेड भी हैं, है ना। और असम में 60% और तेलंगाना में 50% क्लेम्स अभी भी पेंडिंग है। तो ये बोलते हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली शुभांकर शुक्ला जी का जो एक्सियोम 4 मिशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने का वो फिर से पोस्टपोन हो गया एक बार। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस एक्सियोम 4 मिशन क्या है, एक्सियोम 4 ये एक प्राइवेट यूएस की कंपनी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिशन, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्टडी करेंगे, और ये कोलैबोरेशन में हो रहा है नासा और जो है एक्सियोम 4, जो कि एक बेसिकली एक यूएस की कंपनी, प्राइवेट अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ना। तो अब ये डिले हुआ क्यों है बेसिकली ये मिशन, क्योंकि जो एक जेवेडा सर्विस मॉड्यूल है जो रशिया का एक हिस्सा है स्पेस स्टेशन में, जेवेडा सर्विस मॉड्यूल, उसमें प्रेशर लीक डिटेक्ट हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ है। सॉरी, इसमें प्रेशर लीक डिटेक्ट हुआ जो कि एक बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक पार्ट है, और इसमें स्पेस एक्स का भी कोलैबोरेशन है, स्पेस एक्स। ठीक है, फिर इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के कि साइंटिफिक रिसर्च करना माइक्रोग्रेविटी में, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा स्पेस मेडिसिन में, मटेरियल साइंस में, रेडिएशन में, है ना, और कॉमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को जो है प्रमोट करना। ठीक है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना जो भेज रहे हैं उनको प्रमोट करना, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग करना फ्यूचर के लिए, है ना, जो फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, उनमें कुछ फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी हैं, थे ये लोग फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जैसे लूनर और मार्स मिशन के लिए, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे सारी जो फ्लाइट क्रैश हुई उससे रिलेटेड न्यूज़ है, और यहाँ पे भी सारी बेसिकली वही है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इम्पैक्ट ऑयल सप्लाई टू इंडिया, स्पाइक एक्सपोर्ट कॉस्ट। तो इज़राइल के ईरान पर जो है हमला किया है, उसके बाद जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो 8% तक बढ़ गए इन अ सिंगल डे, है ना। और इंडिया अपना 80% जो है से ज़्यादा क्रूड ऑयल वो ज़रूरत इंपोर्ट से पूरा करता है, इसलिए प्राइसेस स्पाइक का जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। और अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ने का खतरा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। ठीक है, और बेसिकली जो इंडिया है फिर यहाँ पे आपका ऐसे आ जाता है, ये ओमान हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, फिर ऐसे गल्फ ऑफ एडन, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो हॉर्मुज़ इंडिया का जो टोटल 20% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू आता है ना। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इराक और सऊदी अरेबिया, यूएई से आने वाले ग्लोबल जो सप्लाई है ऑयल की उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। ये 3 इंडिया के मेजर ऑयल सप्लायर्स जो यहीं से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और मिडिल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, तो इससे जो सुएज़ कनाल है ना, जो सुएज़ कनाल है और जो रेड सी रूट, सुएज़ कनाल और रेड सी रूट जो है वो भी रिस्की हो गए हैं। तो एक्सपोर्ट को केप ऑफ गुड होप यहाँ से घुमा के लाया जा सकता है ना, जिससे 15 से 20 दिन का डिले होगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। ओवरऑल 40 से 50% तक एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है।
है ना, ये बोला गया है इसमें। और बेसिकली गोल्ड प्राइसेस पर भी वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और इन्वेस्टर्स गोल्ड में कोई भी टेंशन हो उसमें इन्वेस्टर्स जो है गोल्ड में पैसा लगा डालते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। तो ये इसमें बोलना है इनका। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यूएस फंड्स वेरी ऑन इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज टैरिफ पॉज इज सेट टू एंड। तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से दूर क्यों हो रहे हैं? बेसिकली जो पिछले हफ्ते यूएस से जो फंड ने लास्ट वीक जो है $44 मिलियन निकाल लिया इंडियन मार्केट से, जो 2 महीने में पहली बार आउटफ्लो हुआ है। और पिछले 2 महीनों में लगभग $1.6 बिलियन का इनफ्लो हुआ था इंडिया में, और इनफ्लो काफ़ी कम हुआ है। लास्ट जो वीक जो है $73 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, और बल्कि जबकि ये एक हफ्ते पहले ये $388 मिलियन था, है ना, आया था। तो इसका रीज़न क्या है? बेसिकली यूएस जो टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ का पॉज ख़त्म होने वाला है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं। इंडियन मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो कॉशियस हैं। और ब्राज़ील और साउथ कोरिया के जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ऐसा इसमें बोलना है। फिर यहाँ पे जॉब प्रेप टूल बनाया गया है ना, अपना .co के द्वारा, जो है जिसका नाम AI जॉब प्रेप है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको जॉब इंटरव्यूज़ बेसिकली उनकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और ये क्या करता है, रियलिस्टिक जो है मॉक इंटरव्यूज़ देता है, इंस्टेंट फीडबैक भी देता है, ठीक है, और पर्सनलाइज टिप देता है इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली किसी भी मशीन को ऐसे ट्रेन करना या डिवाइस को ऐसे ट्रेन करना कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस उसको मिले, आदमी की तरह सोच सके। तो जो भी आप जैसे कि सीरी या गूगल असिस्टेंट की हेल्प लेते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे होता है। जो भी आपको कहीं शॉपिंग करते हैं उसके बेसिस पे दूसरी साइट्स पे आपको वही सारी चीज़ें उसी प्रेफरेंस में दिखाने लगता है, वो भी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। ये जितना भी चैट जीपीटी है, जेमिनाई है ना, और ये सब भी क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे IREL टोल्ड टू स्टॉप रेयर अर्थ सेल्स टू जापान, फोकस ऑन लोकल नीड्स। तो जो इंडिया का एक इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, उसको कहा गया कि जापान के साथ जो 13 साल पुराना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट हम करते थे मेटल्स को, उसको डील्स को सस्पेंड करें, ताकि देश की जो ज़रूरत के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई सिक्योर की जा सके। और इसका एम है जो चाइना पे जो डिपेंडेंस है हमारा रेयर अर्थ का, वो कम करना, डोमेस्टिक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, है ना, डेवलप कर सके। और रेयर अर्थ में जैसे कि नियोडियम, है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर में मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, उनकी लोकल अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। और चाइना ने बेसिकली जो है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं अप्रैल 2024 में। इस वजह से दुनिया भर के ऑटोमोबाइल्स और हाईटेक कंपनीज़ पर प्रेशर बढ़ गया है, और रेयर अर्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चाइना में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, और जिसने कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया है ना। जापान के साथ क्या डील थी कि बेसिकली 2012 में गवर्नमेंट ने डील की थी कि जो है 1000+ मेट्रिक टन रेयर अर्थ जापान भेजा, जो IREL माइनिंग का एक थर्ड पार्ट था, है ना। अब एक्सपोर्ट को रोक कर देश के अंदर माइनिंग और प्रोसेसिंग को बूस्ट करना चाहते हैं, और लॉन्च माइंस के लिए स्टैट्यूटरी क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, ऐसा है बोलना है। ये जो रेयर अर्थ जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, विंड टर्बाइंस में यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में होते हैं, है ना, जो मिसाइल्स होती हैं, रॉकेट होते हैं, उन सब में। फिर नेक्स्ट जो है, जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा, बेसिकली ईरान और इज़राइल के टेंशन्स के बीच का है। तो इज़राइल ने ईरान पर एक मेजर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 100 से ज़्यादा टारगेट्स हिट किए, इंक्लूडिंग जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और ईरान के 3 टॉप जनरल्स भी मार गिराए। तो ईरान का रिएक्शन ये है कि इसका जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ईरान को पछताने पे मजबूर करेगा, ऐसा बोलना है। और ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर टाइप से है, ईरान ने ऐसा बोला।
और इज़राइल ने फिर क्या बोला कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हमने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के हार्ट को हिट किया और ये स्ट्राइक्स तब तक चलेंगी जब तक ज़रूरत हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली इसमें क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को बोला कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं होता तो और भी जो है डेंजरस अटैक्स हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन पूरे वेस्ट एशिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव और रिस्की हो चुकी है। और जो ऑयल प्राइसेस हैं, ग्लोबल पीस और डिप्लोमेटिक टाइज पर पूरा इसका असर पड़ रहा है ना। फिर यहाँ पे यूरोपियन लीडर्स ने भी इसको डी एस्केलेशन के लिए कॉल किया, जैसे ये बढ़ रहा है ये टेंशन्स। और ये अटैक बेसिकली जो है इज़राइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के लिए था। और इज़राइल 2020 में ही ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस करता है ना, जैसे साइंटिस्ट फ़खरी ज़ादेह का असैसिनेशन करवाया है ना। और ईरान ने मिसाइल अटैक किया अक्टूबर 2024 में। इज़राइल ने ईरान के अंदर जाकर फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स वल्नरेबल हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो है अब ओपनली कह रहे हैं कि ईरान डील करे वरना अगला अटैक तैयार है, ऐसा बोलना है। और ट्रंप का स्ट्रेटजी है कि ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर बनाकर उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा शट डाउन कर दिया जाए। और इज़राइल के अटैक को नेगोशिएशन टूल बना दिया गया है। और तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इज़राइल ने ईरान को मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लेवल पर कमज़ोर कर दिया है। और अब ट्रंप इस पोजीशन का यूज़ करके ईरान को एक नई न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।